Hey students, so let's start to the next part of the video. सबसे पहले जो पहले पढ़ा था उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है. दैट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द इन टेक्स्ट. आप यू विल नोटिस वन थिंग दैट मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी को थॉरली इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स. Only problem where you people may lose marks is the MCQ questions. So MCQs के लिए भी concept clarity is very important if you do not want to lose the marks in the MCQs. So this question, why are the coils of an electric toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal? So this, the reason we have seen in the last class, two specific reasons I have told you. This is the reason. First, in the case of the alloy, they are having high melting and boiling point. As they are having high melting and boiling point, they will not oxidize easily. That is, they will not burn easily. Okay, that is why in the case of electric heaters and electric irons, जहाँ पे हम heating effect of electric current को use करते हैं, we prefer using alloy as a material rather than metals as a material. Now the next part is resistance of a system of resistors. तो यहाँ पे we will take different resistors and we will connect it either in series या तो हम उसको connect करते हैं parallel connection में. ठीक है, तो you can see here first हम लोग series में देखते हैं कि अगर हम उसको series में connect करते हैं तो जो overall resistance है, what is going to happen to the overall resistance. In the case of parallel, अगर मैं उसको पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करती हूँ तो जो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. विच इज़ बेटर, पैरेलल रेजिस्टेंस इज़ बेटर और अ सीरीज रेजिस्टेंस इज़ बेटर? दैट वी आर गोइंग टू कंक्लूड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यू कैन सी हेयर सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज़ सीरीज़ मेथड. ओके, दिस इज़ सीरीज़ कनेक्शन. सीरीज़ का मतलब होता है एक लाइन में. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके जस्ट पीछे सेकंड रेजिस्टर है, देन थर्ड रेजिस्टर है. मैं यहाँ चाहूँ तो एक 4 रेजिस्टर भी लगा सकती हूँ. मैं यहाँ चाहूँ तो एक 5th रेजिस्टर भी R5 भी लगा सकती हूँ. तो जब ये रेजिस्टर्स एक के बाद एक लाइन में कनेक्टेड होते हैं, एक लाइन का मतलब क्या है, एक साथ कंटिन्यूटी में. जैसे देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, एमीटर में आया, उसके बाद X पॉइंट से सीधे R1 में गया, फिर वहीं से R2 में गया, बाइफोकेट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, वहीं से R3 में गया एंड देन फ्लो होकर इट केम टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमीटर है. यू नो एमीटर क्या करता है? येस, इट कनेक्ट्स, इट मेजर्स द करंट दैट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट. देन आप देखो वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को मैंने अलग से कनेक्ट किया, ये इस लाइन में कनेक्टेड नहीं है. एम मीटर देखो सेम लाइन में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज़ में कनेक्टेड है. जो वोल्ट मीटर है उसको मैंने यहाँ से X से एक वायर लेकर ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया है टू दी R1, R2, R3 रेजिस्टर्स, सो दैट ये जो वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस जितना भी X और Y के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेजर कर सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कनेक्टेड इन लाइक इन द पैरेलल कनेक्शन बिटवीन X and Y, so that it can measure the current in R1, R2 and R3. Okay, so let's see series connection में बेसिकली होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे करंट I, जितना भी करंट, फॉर एग्जांपल I करंट इज़ फ्लोइंग इन दी सर्किट. ठीक है, I करंट इज़ फ्लोइंग इन दी सर्किट. तो वो करंट क्या है, यहाँ पे गया, देन वो X में गया, सेम करंट, राइट, सेम करंट R2 के अक्रॉस भी गया, सेम करंट R3 के अक्रॉस भी गया. तो जो मेरा करंट है वो क्या हो रहा है, इट इज़ सेम, राइट. व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ माई I इज़ सेम थ्रू आउट ईच रेजिस्टर्स अक्रॉस R1, R2 एंड R3. फ्रेंड्स अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ दी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. अभी देखो अगर X से लेकर इस पॉइंट तक
रेजिस्टेंस क्या है, हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, राइट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I और R के मल्टीपल पे डिपेंड करता है। I इज सेम, बट ये जो मेरा R है ये क्या हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है। Across R1 my R is R1, across this it is R2, across this point it is R3, तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा R चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज हियर, माई पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंजिंग एट ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, और यू कैन से इट विल चेंज एट ईच रेजिस्टर्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इस R1 के क्रॉस मेरा रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इट विल बी V इज इक्वल टू आई R1, अक्रॉस दिस it will be V2 is equal to IR2, then V3 is equal to IR3, right or wrong? I hope is it clear to everyone? Now जो total resistance होगा पूरे सर्किट में, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे वो फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला वोल्ट मीटर लगा के इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मुझे R1, R2, R3 के अक्रॉस इन जनरल जो भी करंट फ्लो मिलेगा वो मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो विच कैन बी डिनोटेड एज ओवरऑल V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R का मतलब क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, लेट्स सी, आगे हम देखते हैं। लेट मी रब दिस, ओके। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, राइट। तो V को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R टोटल, दैट इज टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट, करंट तो एनीवेज इट इज सेम, इंटू द टोटल रेजिस्टेंस R1 का, R2 का प्लस R3 का रेजिस्टेंस, प्लस V1 की वैल्यू क्या है IR1, प्लस V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3, राइट। अभी ये I को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज I इज सेम इन द केस ऑफ सीरीज, तो I को आप बाहर ले लो, इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, this I as it is same, it will get cancelled, so R total will be equivalent to R1 plus R2 plus R3, is it clear? तो ये मेरा सीरीज़ कनेक्शन का केस है। इन द केस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन जो मेरा R टोटल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है विच इज़ ऑफर्ड इन द केस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन विल बी मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल सी है, सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ लो इस चीज़ को। अगर R1 का रेजिस्टेंस 1 ओम है, R2 का 2 ओम है एंड अगेन R3 का 1 ओम है, राइट। नाउ लेट्स सी द टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैं उसको सीरीज़ में कनेक्ट करती हूँ तो R टोटल क्या होगा इन द केस ऑफ सीरीज़, 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज़ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, दैट इज़ R टोटल कितना हो गया 4 ओम हो गया। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। टोटल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, व्हेन द आप हमने पढ़ा हुआ है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, मेरा करंट क्या होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, राइट। तो उसकी वजह से मेरा जो डिवाइस है वो हीटअप हो सकता है, एंड बिकॉज इट माइट गेट हीटअप क्विकली एंड बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बर्न ईजिली, राइट। सो दैट इज़ वाई पीपल डो नॉट प्रेफर सीरीज़ कनेक्शन जनरली। सीरीज़ कनेक्शन में एक और चीज़ होती है कि मान लो अगर मेरा R2 वाला जो रेजिस्टेंस है ये टूट गया, इसका फिलामेंट टूट गया या फिर इसका कंडक्टर का वायर जल गया, तो क्या होगा, अब ये वाला तो टूट गया, राइट। तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो जो मेरा सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, इट विल रिमेन एन इनकम्प्लीट सर्किट। एज द सर्किट हैज़ बिकम एन इनकम्प्लीट सर्किट, फ्लो ऑफ करंट विल बी स्टॉप्ड। यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा इस पॉइंट में, एंड करंट विल नॉट फ्लो एंड रीच टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड सर्किट विल स्टॉप वर्किंग। जो मेरा सर्किट है इट विल स्टॉप वर्किंग, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ सीरीज़ कनेक्शन। पहला तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा,
total resistance is getting increased. Second is circuit इनकम्प्लीट हो जाता है अगर कोई भी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर जो इन केस इफ द रेजिस्टर इज़ नॉट वर्किंग द सर्किट विल बिकम इनकम्प्लीट. नाउ लेट्स मूव टू दी पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है जो मैंने आपको अभी बताया. सिमिलरली पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, तो वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया. सो लेट्स सी दिस पैरेलल रेजिस्टर्स में क्या होता है. ठीक है, आप ये डायग्राम देख लो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली यहाँ से आपको प्रूव करने को नहीं आता है, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे. वो आपको एक मिक्स्ड सर्किट का डायग्राम दे देंगे जिसमें मिक्स्ड टाइप के रेजिस्टर्स होंगे एंड देन दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस. सो यू शुड बी एबल टू डू इट. नाउ लेट्स सी. यहाँ पे देखो, यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ द बैटरी. पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो हो रहा है. करंट रीचेज दिस पॉइंट एक्स एंड वाई. अभी देखो एट पॉइंट एक्स पॉइंट में इन द केस ऑफ सीरीज वो एक ही लाइन में फ्लो हो रहा था, राइट. यहाँ पे एक्स पॉइंट इज फर्दर गेटिंग बाइफर्केटेड इनटू 3 पॉइंट्स एंड दे आर कनेक्टेड टू 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स. दिस इज रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, दिस इज रेजिस्टर 3, R1 R2 R3. एंड देन यहाँ पे आके सारा का सारा जो है वो कलेक्ट होता है. देन करंट फ्लोज हेयर एंड इट रीचेज टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट. दिस इज़ हैपनिंग इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. तो पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन ही ये है. अगर कोई 2 पॉइंट्स के बीच में आपका जो तार है वो बाइफर्केट होकर मल्टीपल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन टू ईच अदर. अब आप सिंपली देखो पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है. अभी वहाँ पे हमने जो देखा, यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी चीज़ें होंगी. दिस इज़ पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन. नाउ इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन मेरा जो करंट है, करंट इज़ इट रिमेनिंग सेम. आई क्या हो रहा है, इज़ आई इज़ सेम और इट इज़ वेरिंग. सी यहाँ पे आई गया पॉइंट एक्स में आया. अब क्या होगा, जो आई करंट है वो बाइफर्केट होगा, है ना. इट विल डिवाइड. यहाँ पे कुछ आई रहेगा, यहाँ पे कुछ आई जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा. करंट डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद इस रेजिस्टर के अक्रॉस वो जितना भी यूटिलाइज होना है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ द रेजिस्टर इज़, वो डिवाइड होगा एंड देन वापस से मिलेगा एट पॉइंट वाई. ओके, सो इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन मेरा जो आई है वो डिफरेंट है और यू कैन से इट इज़ चेंजिंग एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टर. कितना वैल्यू का रेजिस्टर है. बड़ा रेजिस्टर है तो कम करंट होगा, छोटा रेजिस्टर है तो ज़्यादा करंट होगा. देन वी, यू सी V के केस में क्या हो रहा है, V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स. अभी ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 ये सारे कनेक्टेड क्या हैं, दे आर कनेक्टेड बिटवीन सेम पॉइंट्स, राइट. पॉइंट क्या है, सेम है. पॉइंट इज़ एक्स वाई. बिटवीन एक्स वाई आप 10 रेजिस्टर्स लगा दो, तो 10 रेजिस्टर्स के केस में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इट विल बी सेम बिकॉज वी हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पॉइंट सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी सेम इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वी. या तो आप इसके अक्रॉस मूव करो, इसके अक्रॉस मूव करो या फिर इसके अक्रॉस मूव करो, वर्क डन विल बी सेम. सो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, मेरा सेम होता है. इज इट क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल करंट. नाउ अक्रॉस R1 अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, राइट. और अगर मुझे I का वैल्यू फाइंड करना है तो इट विल बी V बाई R, राइट. तो अगर R1 के क्रॉस कितना करंट जाएगा, दैट विल बी I इज इक्वल टू V बाई R1. R2 के क्रॉस V बाई R2, R3 के क्रॉस V बाई R3, राइट. यस. एंड जो टोटल करंट होगा, अगर मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, मैं इन तीनों को प्लस कर दूँगी, I1 प्लस I2 प्लस I3. एंडिंग में तीनों आके मिल रहे हैं ना पॉइंट वाई पे. सो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो मुझे टोटल करंट भी मिल जाएगा अगर मैं इंडिविजुअल करंट्स फाइंड आउट करती हूँ. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला. एज I इज़ डिफरेंट, सो टोटल I विल बी, I टोटल विल बी इक्विवेलेंट टू I1 प्लस I2
प्लस I3। I टोटल कितना होगा, V/R टोटल, इस केस में टोटल जो भी आएगा, I1 इज़ V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अभी V सेम है तो V को मैं कॉमन ले लेती हूँ। इट विल बिकम ईजी फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज इक्वल टू V, सारे V's को कॉमन ले लिया तो ये वाला जो है ये क्या बच जाएगा, 1/R1, ये बच जाएगा 1/R2 और ये वाला बच जाएगा 1/R3। अब ये V सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो योर फॉर्मूला विल बिकम 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। This is the formula to find the total resistance in the case of parallel connection. Okay? अब यहाँ पे भी एक बार एग्जाम्पल डाल के देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 ओम है, ये हमने कितना लिया था, आई गेस 2 ओम लिया था, ये अगेन 1 ओम लिया था, राइट, यस। तो लेट्स सी, सीरीज़ के केस में टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था मेरा यहाँ पे 4 ओम, राइट। पैरेलल के केस में देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं यहाँ पे। सी 1/R टोटल इज इक्वल टू R1 कितना है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 विच इज़, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2, मैथ से ये, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 2 विल बी 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5/2, राइट। 5/2 को आप सॉल्व करोगे तो आपको नियर अबाउट आंसर मिलेगा 2.5 ओम, ठीक है। सॉरी दिस इज़ 1/R टोटल, राइट। अब आप इसको उल्टा कर दो, हमें R टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R टोटल की वैल्यू विल बी 2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.4 ओम। सो यू कैन सी द डिफरेंस। R total in the case of parallel connection कितना आया टोटल रेजिस्टेंस, 0.4 ohm, which is very less than the individual resistors, right? And in the case of series, R total series के केस में कितना था, it was 4 ohm, 0.4 ohm था, 4 ohm था। You can see the difference which was greater than the individual resistance. So आप हमेशा, हमारा एम क्या है जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट पे रियल टाइम पे काम करते हो, योर एम इज़ टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, राइट। सो इफ़ यू विल लोअर द रेजिस्टेंस, लोअर रेजिस्टेंस से क्या होगा, करंट फ्लो विल बी प्रॉपर एंड आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन इज़ प्रेफर्ड ओवर दी सीरीज़ कनेक्शन। अभी पैरेलल कनेक्शन में एक और चीज़ देखो, मान लो अगर मेरा R2 सर्किट ब्रेक हो गया, R2 रेजिस्टर इज़ नॉट वर्किंग, will it affect the flow of the current across other resistors? No, it will not affect, क्योंकि current यहाँ से जाएगा and it can easily flow across this and then it will meet at point P. बस यहाँ पे current नहीं जाएगा तो this particular resistor or this particular device will not work, but other device will work properly in this case. Is it clear? एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, why parallel connections are preferred over the series connection. So you should be able to write these answers in the examination. This is very simple. ये और ये सीरीज़ कनेक्शन में है तो इन दोनों को अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। इसका 20 ओम है, इसका 4 ओम है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, विल बी 24 ओम, राइट। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 24 ओम सिंपल है, ये हर कोई कर सकता है। करंट थ्रू दी सर्किट, अब इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है तो आपको पता है, जो करंट है सीरीज़ कनेक्शन है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। अब V इज़ इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगा लो, V का वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टोटल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको वो फाइंड आउट करना है, दैट इज़ गिवन हियर 6 वोल्ट, राइट। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR, देन R हमने फाइंड आउट कर लिया तो I विल बी इक्विवेलेंट टू V/R टोटल। V कितना है 6 वोल्ट अपॉन R टोटल कितना है
आर टोटल इज़ 24। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.25 एम्पियर आपको आंसर मिल जाएगा। सो वेरी सिंपल इट इज़। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। इसके अक्रॉस अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस अगर मैंने पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाया तो कितना डिफरेंस आएगा। तो ये तो और भी आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगाओ वही ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है। ओम्स लॉ लगाओगे तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है, आई अभी हमने निकाला, राइट, मल्टीप्लाई बाय 4। आई कितना आया था 0.25, तो V इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे V इज इक्वल टू 0.25 इंटू 20, यू विल गेट योर आंसर इन, सॉरी आई, ओ गॉड, V is equal to IR, that is 0.25 into 4. V is equal to IR, that is 0.25 into 20. आप आंसर सॉल्व करोगे, you will get your answer in वोल्ट। आपको दोनों के अक्रॉस वोल्ट मिलेगा एंड यू विल सी दैट द वोल्ट दैट यू आर गेटिंग हेयर, द वोल्ट यू आर गेटिंग हेयर, जब आप उसको सम करोगे तो आपको टोटल 6 वोल्ट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, बहुत सिंपल है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, 3 प्लग्स ऑफ 2 वोल्ट, 5 ohm amp resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। तो सबको एक लाइन में कनेक्ट करना है लाइक दिस। 3 रेजिस्टर्स हो गए, ठीक है, एक 12 वोल्ट का बैटरी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, देन उसके बाद एक ये प्लग की हो गया, दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। देन रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर। तो यहाँ पे आप एक एमीटर डाल दो, ए करके प्लस माइनस जो आपका मेजर करेगा रेजिस्टर, एंड यहाँ पे आप डाल दो वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल अक्रॉस 12 वोल्ट। तो अगर ये मेरा 12 ओम है तो इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, दैट्स इट, बस। और आप उसके बाद व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो बेसिकली आपको आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वी का वैल्यू अक्रॉस दिस आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर। तो पहले आप आई का वैल्यू फाइंड कर लो, देन आप V का वैल्यू फाइंड कर लो। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, as it is connected in series, so total resistance will be 12 plus 5 plus 8 ohm। इससे आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा ओम में, एंड यू कैन डायरेक्टली, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था वैसे आई और V को आप सॉल्व कर सकते हो। देन ये पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी हमने ये सारा देख लिया है, ठीक है, ये हैव कंप्लीटेड, अभी मैंने इससे पहले ही आपको समझा दिया है, ओके। So you can see here in a circuit diagram given in the figure 11.30, suppose the resistors R1, R2, R3 have values of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which has been connected in a battery of 12 volt. Calculate, तो जब भी ये सब आप पढ़ते हो ना तो आपको गिवन लिखते रहना है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अभी आपको हर रेजिस्टर के अक्रॉस हर जगह आप यहाँ पे ओम्स लॉ ही यूज़ करोगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को इंटरचेंज करके जो जो पूछा है आप उसको उस चीज़ का वैल्यू निकालते रहोगे। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम कैसा बनेगा, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, ठीक है, एंड दिस इज़ connected across a battery of 12 volt। तो मुझे क्या करना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आई का जो फॉर्मूला होता है V बाई R1, यहाँ पे आई V बाई R2, यहाँ पे आई का फॉर्मूला V बाई R3। V तीनों केस में क्या है, इसके केस में इस 12 वोल्ट बाई 5, इसके केस में 12 वोल्ट बाई
10, इसके केस में 12 वोल्ट बाई 30। आप फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, आपको तीनों करंट की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल करंट, नेक्स्ट है टोटल करंट ऑफ द सर्किट। टोटल करंट ऑफ द सर्किट, इन तीनों का जो आंसर आएगा आई निकालने के बाद उसको प्लस कर दो तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा, दैट इज़ टोटल करंट ऑफ द सर्किट। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हमें पता है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो आई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R टोटल। तो जब आप इसको मैथ्स करके सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल, इट इज़ जस्ट मैथ्स, इसके आगे आप सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बस आपको थोड़ा सा ना ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से सर्किट्स हैं, सीरीज़ है, पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल का एग्जांपल है। तो यू सी इट, लेट्स सी द केस ऑफ दिस। पहले हम इसको डील करते हैं, यहाँ पे क्या है और ये सेकेंड रेजिस्टर का सेट है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, बाइफिकेशन हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन। सेकंड में भी 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है, पैरेलल कनेक्शन। ये एक पैरेलल है, ये एक पैरेलल है, इतना समझ में आ गया। अब इसके अक्रॉस अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर टोटल विल बी 1/R1 प्लस 1/R2। इसके अक्रॉस 1/R टोटल कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको मैं R टोटल 1 कर देती हूँ, ये R टोटल 2 है, राइट। अब देखो इसको मैं ना सिंप्लीफाई करके एक बार बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी बैटरीज हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो पूरा का पूरा है, अगर मैं इसका R टोटल निकाल दूँ तो R टोटल यहाँ आ जाएगा, R टोटल। इसको मैं एक उससे रेजिस्टर से डिनोट कर सकते हो आफ्टर फाइंडिंग द टोटल। और अब देखो फर्दर ये किससे कनेक्टेड है, एमीटर से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं नीचे। अब इन तीनों का भी अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूँ तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकती हूँ, इसको मैं एक, जितना टोटल रेजिस्टेंस आया उसको मैं एक रेजिस्टर से डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे जो मेरा आर टोटल आया, इसको अगर मैं इक्वल करूँगी तो ये मेरा सेकेंड रेजिस्टर हो जाएगा, राइट। अब आप देखो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये सेट्स ऑफ resistors and ये sets of resistors, they both are connected to each other in a parallel connection, right। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर, टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछा है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R टोटल 1 जो मेरा निकला प्लस R टोटल 2 जो मेरा निकला, उन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कितना है वो निकल जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आप ये निकालोगे, सेकेंड स्टेप में आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप में आप इन दोनों को प्लस कर दोगे बिकॉज दे आर इन सीरीज एंड यू विल गेट योर आंसर। सो लाइकवाइज यू विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। इज इट क्लियर। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यू कैन ईजिली फाइंड आउट, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट। नाउ यू सी, मैंने आपको एक बात बताई थी पैरेलल वर्सेस सीरीज़ कनेक्शन की, तो वो इस पैरा में दिया हुआ है, ठीक है। आप इस पैरा को पढ़ोगे, सेम चीज़ यू विल गेट इन द पैरा। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट current is constant throughout the electric current, thus it is obviously impractical to connect the electric bulb and electric heater in series because they need current of widely different values to be operate properly. हीटर बहुत भारी डिवाइस है, बहुत ज़्यादा उसको करंट चाहिए, बल्ब छोटा डिवाइस है उसको कम करंट चाहिए। तो अगर मैं उनको सीरीज़ में कनेक्ट करूँगी तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा सर्किट प्रॉपरली होगा, राइट, क्योंकि सीरीज़ में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो ये एक पहला ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज़ दैट व्हेन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज़ ब्रोकन, जो मैंने आपको बताया, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, मेरा जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द अनदर ड्रॉबैक। एंड थर्ड ड्रॉबैक तो आपको पता ही है, थर्ड ड्रॉबैक इज़ रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस है इन द केस ऑफ सीरीज that is very high, but in the case of
पैरेलल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो 3 ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक एंड दिस इज़ द थर्ड ड्रॉबैक, ये तीनों की तीनों ड्रॉबैक्स आर प्रेजेंट इन दी सीरीज़। इसके अगेंस्ट अगर मैं पैरेलल रेजिस्टेंस को देखूँ तो पैरेलल में ये तीनों ड्रॉबैक्स को ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तीनों ड्रॉबैक्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दैट पैरेलल कनेक्शन इज़ बेटर देन द सीरीज़ कनेक्शन। तो ये 3 ड्रॉबैक्स आपको लिखने अगर एग्ज़ाम में आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, just you have to understand the basics and you have to apply. Sometimes numericals are asked from this part also, so you have to apply the numericals and again it is very easy to understand. अभी हमने क्या देखा, that we have a battery, ठीक है, हमारे पास बैटरी होती है। बैटरी का पर्पस क्या है, टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ क्रिएटेड बाय बैटरी। सो बैटरी में केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स कन्वर्ट होते हैं, दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन। तो जितनी भी केमिकल एनर्जी है, दैट केमिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट टू फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी हैव सीन दैट एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ अ फ़ैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी यूज़फुल काम में कन्वर्ट होती है, जैसे फ़ैन को रोटेट करने में, दैट इज़ इन दिस केस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बट आपने देखा होगा जब आपका फ़ैन 1 घंटे तक चलता है तो वो गर्म हो जाता है, राइट। तो सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आपने बल्ब देखा है, जब आपका बल्ब जलता है तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेजरली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड अगेन इफ़ यू विल गो एंड टच द बल्ब यू विल सी द बल्ब बिकम्स हॉट, एक्सट्रीमली हॉट आफ्टर सम टाइम। वहाँ पे भी कुछ एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस हैपन्स विद ऑल द अप्लायंसेस, आपके चार्जर्स, आपका लैपटॉप, whatever appliance, electrical appliance you are using, you will see that some amount of energy is lost in the environment in the form of heat. ये जो energy loss होती है in the form of the heat, this constitutes the heating effect of electric current. It is one of the effect of electric current and this effect is known as heating effect. Okay. Now for example, अगर मैं बल्ब की जगह, जब जैसे यहाँ पे मेरा फ़ैन है, फ़ैन की जगह अगर मैं क्या करूँ, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ़ैन की जगह अगर मैं एक प्योर रेजिस्टेंस लगा दूँ या फिर एक रेजिस्टर लगा देती हूँ, ठीक है। रेजिस्टर का कोई भी रोल नहीं है, ना वो फ़ैन को रोटेट करना है, फ़ैन है ही नहीं, उसको कुछ रोटेट नहीं करना है, उसको कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करना, उसका कोई रोल नहीं है, उसका सिर्फ रोल है टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो मेरा सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, it will be getting converted into heat energy. All my electrical energy will be getting converted into heat energy and इसको हम बोलते हैं heating effect of electric current. So this is heating effect of electric current. When pure resistors are connected in a circuit, the pure resistance will provide maximum amount of heat energy and this form of heat is formed due to heating effect of electric current. अब इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। तो दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम है जूल्स एंड इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। नाउ जूल्स ने हमें बताया था कि ये जो हमारा हीट है ये कैसे डिपेंडेंट होता है ऑन दी सर्टन वेरियस फैक्टर। सो यू कैन सी हियर, सबसे पहली चीज़ जिस पे हमारा हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो डिपेंड करता है, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट बाय एच, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसका जो स्क्वायर टाइम्स है, so heat will be directly proportional to it. This is the first equation. Second जो मेरा heat है that is directly proportional to the resistance. Okay.
ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइम। दिस इज़ दी थर्ड प्रॉपर्टी, जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो हो रहा है उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एंड आपने देखा है, मोर द करंट मोर विल बी दी हीट, more the resistance more will be the heat, more the temperature more the time more will be the heat produced। जब मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करती हूँ, इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, नाउ इफ़ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, H विल बी इक्विवेलेंट टू, एक कांस्टेंट k लगाती हूँ, I स्क्वायर RT। फॉर एग्जांपल अगर इस कांस्टेंट k का वैल्यू 1 है तो H विल बी इक्विवेलेंट टू I स्क्वायर RT। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। अभी ना यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ ये एक सर्किट है, सर्किट में जो करंट है उसको मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। इफ़ करंट इज़ इंक्रीज 2 टाइम्स, व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द हीट। तो अगर मैंने करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो यू नो दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, राइट, स्क्वायर ऑफ द हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इनिशियली मेरा करंट I था, अब जो नया करंट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2I होल स्क्वायर। So my heat will be now, heat कितना हो जाएगा, it will become 4I square, that is it will become 4 times that of the initial heat। Initially जब current का value I था तो उसमें जितना भी heat produce हुआ, अब new case में the amount of heat that will be produced in the current will become 4 times। So like this questions are asked कि अगर रेजिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज हो गया है तो हाउ मेनी टाइम्स द हीट विल बी गेटिंग इंक्रीज, तो हीट विल इंक्रीज 3 टाइम्स। टेम्परेचर अगर हाफ टाइम डिक्रीज हो गया है तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू द हीट, हीट भी क्या होगा, हाफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला, यू कैन सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। Let's quickly see some practical applications of electric heating effect of electric current। मेजरली आप देखोगे आपके जितने भी लॉन्ड्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सारी डिवाइसेस में हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ करते हैं। आप देखोगे इनका जो कॉइल होता है विच इज़ द हीटिंग एलिमेंट, वो हाईली कॉइल्ड होता है लाइक दिस, राइट। सो व्हाई इट इज़ हाईली कॉइल्ड, अभी हाईली कॉइल्ड से क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मोर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा बाय दीज डिवाइसेस। एंड यू विल सी जो वायर्स होती है ना, जैसे स्पेशली हीटर की वायर्स, दे आर हाईली थिन। सो वाई दे आर थिन, अगेन रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिनर द वायर्स, lesser will be the area of cross section, more will be the resistance। okay, similarly जैसे आप देखो हमारा बल्ब के अंदर जो उसका फिलामेंट होता है कितना ज़्यादा पतला होता है उसका फिलामेंट, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, तो वी हैव अ मेटल कॉल्ड टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, एंड उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्ज़ाम में आ सकता है कि वाई द बल्ब ऑफ द फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये 3380 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होते हैं। तो आप देख लो, जब आपका बल्ब उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तब जाके आपका फिलामेंट मेल्ट होगा एंड योर फिलामेंट विल ब्रेक। सो दैट इज़ द रीज़न वाई टंगस्टन इज़ यूज्ड एज द हीटिंग एलिमेंट इन द केस ऑफ लाइट। ओके, देन सिमिलरली आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, छोटा सा ऐसा एक वायर होता है, ठीक है, एक एलॉय का वायर होता है, मेटल या फिर एलॉय का हो सकता है वो। एंड इस वायर की स्पेशलिटी क्या होती है, इट इज़ हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। वाई द मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फंक्शन ऑफ द फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, it protects the circuit and appliances by stopping the flow of unduly high electric current। in case अगर बहुत ही ज़्यादा high
करंट किसी भी सर्किट के अक्रॉस फ्लो हो रहा है तो वो करंट क्या कर सकता है, इट कैन डिस्ट्रक्ट एंड इट कैन बर्न योर अप्लायंसेस, राइट। तो अगर हम ये फ्यूज़ अपने सर्किट में लगाएंगे, सीरीज़ कनेक्शन में लगाते हैं, तो सारा का सारा करंट इसके अक्रॉस फ्लो होगा बिफोर फ्लोइंग अक्रॉस दी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वैसे ही ये जो मेरा फ्यूज़ है, इसका जो वायर है, इट इज़ हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, तो हाई करंट में क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, इट विल मेल्ट। एंड जैसे ही ये मेल्ट हुआ एंड एज इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, उसकी वजह से मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड ऑल माई अप्लायंसेस विल बी गेटिंग सेव। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वाई दी फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, वाई नॉट इन पैरेलल कनेक्शन, और व्हाट विल हैपन इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। क्या होगा, if it is connected in parallel connection, less amount of current will flow across it depending upon how much resistance it is offering, and major amount of current will flow across the appliances, and hence मेरे appliances क्या होंगे, they will get burned, right? Is it clear? So this is another practical application of heating effect. तो बल्ब और फिर फ्यूज़ का आपको पता रहना चाहिए, एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। Now moving on to the last part of the chapter, that is इलेक्ट्रिक पावर। अभी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा था पावर के बारे में। पावर वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज़ योर पावर। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इज़ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पावर is how much amount of energy you are consuming in a particular amount of time. तो कभी कभी अभी ना energy will be equivalent to power into time, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। then this is the second formula that you have to remember. power is rate of consumption of energy, E by T, और E is equal to power into time। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना नहीं पूछा है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग कि मुझे ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। ओके, सो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। देर इज़ वन मोर फॉर्मूला ऑफ द पावर, that is power is equal to I square R. There is one more formula, that is power is equal to V square R. Depending upon what is asked in the question, आप या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट क्या होता है, इट इज़ वॉट। वॉट इज़ दी स्मॉलर यूनिट ऑफ द पावर। ठीक है, एंड वॉट का मतलब क्या होता है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, बिकॉज पावर इज V इंटू आई। तो 1 वॉट विल बी इक्विवेलेंट टू कितना, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो वेन एवर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग across a potential difference of 1 volt, we will say that 1 watt of power is consumed by the appliance. I hope it is clear. But हम तो ये watt जो है that is the smaller unit. हम day to day life में जो unit use करते हैं that is kilowatt. It is the larger unit and हम kilowatt का जो unit है हम use करते हैं। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जो हम यूज़ करते हैं, राइट, वी पे फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट वी आर पेइंग फॉर द एनर्जी दैट वी आर कंज्यूमिंग। ठीक है, मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, आई एम पेइंग फॉर दैट। तो मुझे अगर पता करना है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल एनर्जी दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय मी एवरी मंथ। सो वहाँ से मुझे मेरा इलेक्ट्रिकल बिल मेरा कितना आएगा मुझे पता चल सकता है। तो आपको पता है एनर्जी क्या आती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या है, हायर यूनिट, इट इज़ किलोवाट। टाइम का हायर यूनिट इज़ आर। तो एनर्जी इज़ नथिंग बट किलोवाट आवर। ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अगर वो डिस्कस कर रहे हैं घर में, तो वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस मंथ में हमने इतना यूनिट कंज्यूम कर लिया है, इस मंथ में हमारा इतना यूनिट का कंजप्शन हो गया। तो वो यूनिट क्या है, दैट यूनिट इज़ नथिंग बट 1 किलोवाट आवर। ठीक है,
1 यूनिट का मतलब कितना होता है? 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। अगर आपका मीटर 1 यूनिट चला है या फिर आपने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया तो मतलब आपने अकॉर्डिंग टू दी फिजिक्स हाउ मच kilowatt hour energy you have consumed? 1 kilowatt hour. In case if your meter has consumed 25 units of energy, 25 units of energy का मतलब 25 kilowatt hour। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। This is also another important thing. You can see some questions are given here. These questions are very simple. Directly you can answer. जैसे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। यहाँ पे वोल्ट कितना है? 220, राइट। करंट इज़ आई इज़ 0.5 एम्पियर। व्हाट इज़ द पावर? यू नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई। मल्टीप्लाई कर दो 220 इंटू 0.5, आपको मिल जाएगा 110 वोल्ट, सॉरी 110 वॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये बिल वाला जो है उससे रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड पावर कितना है? 400 वॉट। ऑपरेट्स 8 आवर। टाइम कितना है? 8 आवर पर डे चल रहा है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? इसको मुझे कितने दिन तक चलाना है? 30 डेज तक चलाना है एट ₹3 पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर का प्राइस कितना है? 3 रुपीज़ है। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पावर दिया है, आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी, राइट, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो दिस विल बी 400 वॉट डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलोवाट इनटू 8, राइट। दिस इज़ फॉर पर डे। क्वेश्चन में मुझे कितने दिन का पूछा है? मल्टीप्लाई बाय 30 बिकॉज मुझे 30 डेज़ का पूछा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है फॉर 30 डेज़ यू विल गेट दैट। उसके बाद आपको 30 डेज़ में हमने कितना, वी हैव टू, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। आंसर किलोवाट आवर में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 3 रुपीज़ जो इसका पर कॉस्ट है, तो जितना भी यहाँ पे आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ₹3 से एंड आपको आपका प्राइस मिल जाएगा फॉर द एनर्जी दैट यू आर पेइंग। यू कैन सी हियर इन्होंने सारी चीज़ों को साथ में मल्टीप्लाई किया। 96,000 वाट आवर आया। इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 96 किलोवाट आवर आया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 पर किलोवाट आवर से, दे यू हैव गॉट द आंसर ₹288। वेरी सिंपल इट इज़। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लाइक वाइज पढ़ के आप पहले गिवन लिखोगे एंड यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। Do not forget to practice the exercise questions. Very very important। यहीं से एग्ज़ाम में आता है मोस्टली, इन्हीं को वो ट्विस्ट करके चेंज करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू शुड बी थॉरो विद द आंसर्स। सो आई होप you have understood electricity chapter. Any doubt in any exercise or any numerical, you can message me or you can comment down so that I can explain you well in advance before the examination. Thank you.